सुप्रभातम दोस्तों, नमस्कार। ज्ञानम ऑनलाइन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मुरलीधर शास्त्री आपके लिए हिंदी व्याकरण की कक्षा लेकर के आया हूँ। इससे पहले की कक्षा के अंतर्गत हमने व्याकरण के बारे में चर्चाएं की थी। व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण का प्रयोजन, व्याकरण के अंगों के बारे में हमने पढ़ा था। तो देखिए दोस्तों, व्याकरण के 3 अंग बताए गए हैं। कितने अंग बताए गए हैं? व्याकरण के 3 अंग बताए गए हैं। सबसे छोटा अंग है वर्ण, दूसरा है शब्द और तीसरा है वाक्य। इन 3 अंगों को विस्तार से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और सबसे पहला जो व्याकरण का अंग है वह है वर्ण। तो वर्ण के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आपका जो टॉपिक है वह है वर्ण विचार। वर्ण विचार। धन्यवाद दोस्तों। देखिए, वर्ण विचार, वर्ण विचार का मतलब होता है कि वर्णों पर विचार करना। वर्णों पर विचार करना ही क्या कहलाता है? वर्ण विचार कहलाता है। तो वर्णों पर विचार करेंगे तो वर्ण की परिभाषा कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णों की संख्याएं कितनी है, मूल वर्ण कितने होते हैं और कुल वर्ण कितने होते हैं, वर्णों को किस प्रकार से विभक्त किया गया है, वर्णों का वर्गीकरण किस प्रकार से है, ये समस्त जो चर्चा हम करेंगे वह टॉपिक का नाम है वर्ण विचार। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्ण, कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण को समझेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि वर्ण का अर्थ होता है भाषा की लिखित इकाई। भाषा की जो लिखित इकाई है वही क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। परंतु लिखित इकाई का मतलब यहाँ पर है कि भाषा की जो सबसे छोटी जो लिखित इकाई है वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। क्योंकि वर्ण एक सबसे छोटा अंग है। वर्ण से ही शब्द बनते हैं, शब्दों से पद बनते हैं, पदों से वाक्य बनते हैं, और वाक्यों से परिच्छेद अनुच्छेदों का निर्माण होता है। इसी क्रम में क्या बनती है? भाषा बनती है। क्योंकि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो किसे माना जाता है? ध्वनि को माना जाता है। ध्वनि का यदि लिखित रूप कर दिया जाए तो क्या बन जाता है? वर्ण बन जाता है। और यदि वर्ण से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और शब्दों की सहायता से क्या बनते हैं? पद बनते हैं। और पदों से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। वाक्यों से अनुच्छेदों का निर्माण होता है। अनुच्छेद कह दो या परिच्छेद कह दो। और इसी प्रकार से क्या बनती है? भाषा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाषा एक व्यापक शब्द है। यदि भाषा को खंडित किया जाए तो भाषा का जो सबसे छोटा भाग है या खंड है वह क्या होगी? ध्वनि। क्या होगी? ध्वनि। ये भी कौन सी भाषा की? मौखिक भाषा की। मौखिक भाषा की, क्योंकि मुख के द्वारा जो भाषा बोली जाती है तो वहाँ पर केवल क्या निकलती है? ध्वनि। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है? ध्वनि को माना जाता है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है? ध्वनि को माना जाता है। यदि उस ध्वनि को किसी प्रतीक के माध्यम से, किसी चिन्ह के माध्यम से प्रकट किया जाए तो वह मौखिक ध्वनि का जो लिखित रूप है वही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो ये वर्ण है। ये कौन सा रूप है? लिखित। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। देखिए दोस्तों, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे माना गया है? वर्ण को माना गया है। और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे माना गया है? ध्वनि को माना गया है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे माना गया है? वर्ण को माना गया है। तो आगे चलते हैं। वर्णों के संयोग से ही क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। क्योंकि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन।
स्वर और व्यंजन। जिस वर्ण में स्वर और व्यंजन मिला हुआ हो, या फिर ऐसे कह सकते हैं हम कि स्वर, यदि किसी व्यंजन में स्वर मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए? स्वर मिला दिया जाए तो वह क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है। जैसे क में हमने कौन सा स्वर मिला दिया? आ, तो ये क्या बन जाएगा? का क्या बन गया? शब्द बन गया। ठीक है, इस प्रकार से वर्ण से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। वर्ण से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और शब्दों से क्या बनते हैं? पद बनते हैं। इस प्रकार के जो शब्द रहेंगे, शब्दों के सहयोग से क्या बनते हैं? पद बनते हैं। शब्द प्लस शब्द बराबर क्या बनेगा? पद बनेगा। शब्द धन शब्द बराबर पद बनेगा। जैसे का प्लस की, ये भी शब्द है और ये भी शब्द है, दोनों से मिलकर के एक पद बना, वो क्या है? काकी। काकी एक पद है और का की पद के अंतर्गत दो शब्द है, एक तो का, एक की। दो शब्दों से मिलकर के कौन सा पद बना है? काकी बना है। ये न पदों की सहायता से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। छोटे छोटे पदों से मिलकर क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। अर्थात वाक्य किसे कहते हैं कि पदों का समूह ही क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। शब्दों का समूह ही क्या कहलाता है? पद कहलाता है। वर्णों का समूह ही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। तो पदों का समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। इस प्रकार से छोटे छोटे पदों का जो समूह है वो क्या कहलाएगा? वाक्य। जैसे पद प्लस पद बराबर क्या हो जाएगा? वाक्य। जैसे राम धन घर जाता है। सॉरी, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है और ये भी एक पद है। जब इन पदों को मिला दिया जाए तो क्या बन गया आपका? वाक्य। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे माना गया है? ध्वनि को। और ध्वनि का लिखित रूपी क्या कहलाता है? वर्ण। वर्णों से क्या बनते हैं? शब्द। शब्द से बनते हैं पद, और पदों के समूह को ही क्या कहते हैं? वाक्य। वाक्य से क्या बनते हैं? अनुच्छेद। अनुच्छेदों से किसका निर्माण होता है? भाषा। और भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे माना गया है? ध्वनि को माना गया है। किसको माना गया है? ध्वनि को। और उस ध्वनि का लिखित रूपी क्या कहलाता है? वर्ण। एक बात ध्यान में देना, क्योंकि व्याकरण के अंतर्गत ध्वनि को व्याकरण का अंग नहीं माना गया है। ध्वनि को व्याकरण का अंग नहीं माना गया है। व्याकरण का अंग किसे माना गया है? व्याकरण के 3 अंग बताए, शब्द, वर्ण और वाक्य। तो व्याकरण के अंतर्गत ये व्याकरण के 3 अंग है, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई के संदर्भ में यदि प्रश्न पूछा जाए तो आपका भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाएगा? वर्ण को माना जाएगा। किसे माना जाता है? वर्ण को माना जाता है। यदि प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो क्या होगी? ध्वनि। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण। और यदि भाषा की सबसे छोटी इकाई के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पर आपका आंसर क्या होगा? वर्ण ही होगा, क्योंकि ध्वनि को व्याकरण का अंग नहीं माना गया है। व्याकरण का सबसे छोटा अंग किसे माना गया है? वर्ण को माना गया है। तो देखिए दोस्तों, व्याकरण में के अनुसार हम वर्ण की परिभाषा देखते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण मौखिक भाषा का लिखित रूप ही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, वर्ण की परिभाषा। भाषा की सबसे
छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई किसे माना गया है? ध्वनि को। और ध्वनि का जो लिखित रूप है वही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। हम ध्वनि को वर्ण नहीं कह सकते। यदि किसी ध्वनि को यदि कोई प्रतीक या चिन्ह के माध्यम से प्रकट किया जाए तो उस ध्वनि के प्रतीक को हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। जैसे मैंने कहा कि अ की ध्वनि आपको क्या दे रही है? सुनाई दे रही है। यह अ यहाँ पर किस रूप में है? ध्वनि के रूप में। किस रूप में है? ध्वनि के रूप में। यदि इस अध्वनि को किसी प्रतीक या चिन्ह के माध्यम से व्यक्त कर दिए जाए, जैसे अब अ को लिखे तो ये अ को हमने किसी प्रतीक के माध्यम से प्रकट कर दिया अ। ये अध्वनि को क्या कर दिया हमने? प्रतीक या चिन्ह प्रकट रूप में इसको प्रकट कर दिया। तो ये जो चिन्ह या प्रतीक है वो अध्वनि का जो लिखित रूप है यही क्या कहलाएगा? वर्ण। अब इसको ऐसे समझे कि जो संबंध आत्मा और शरीर का होता है वही संबंध ध्वनि और वर्ण का है। ध्वनि और वर्ण का है। जिस प्रकार शरीर के अंदर स्थित जो आत्मा होती है वो दिखाई नहीं देती है, अपितु क्या दिखाई देता है? शरीर दिखाई देता है। आत्मा अदृश्य होती है जबकि शरीर दृश्य होता है। उसी प्रकार वर्ण में जो ध्वनि होती है वो दिखाई नहीं देती है और वर्ण दिखाई देता है। जो संबंध आत्मा और शरीर में है वही संबंध यहाँ पर ध्वनि और वर्ण में है। ये ध्वनि क्या है? आत्मा है जो दिखाई नहीं देती है। और वर्ण क्या है? ये शरीर है। क्या है दोस्तों? शरीर है जो क्या होता है? ये दिखाई देता है। ठीक है, वर्ण शरीर है और ध्वनि क्या है? आत्मा है। जिस प्रकार मनुष्य की आत्मा यह दिखाई नहीं देती है, केवल उसका शरीर दिखाई देता है, उसी प्रकार ध्वनि भी दिखाई नहीं देती है। यदि उस ध्वनि को रूपांतरण कर दिया जाए तो वह किस रूप में हो जाती है? वर्ण के रूप में। और वर्ण हमारे को क्या दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। तो वर्ण से पहले की जो स्थिति है वह क्या है? ध्वनि। ध्वनि के बाद की जो स्थिति है वह क्या है? वर्ण। तो मौखिक जो भाषा है, मौखिक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। और इस ध्वनि के लिखित रूप को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं भाई। अब आगे देखते हैं कि वर्णों की जब हम बात करते हैं तो वर्ण दो प्रकार के बताए गए। कितने प्रकार के बताए गए हैं वर्ण? दो प्रकार के वर्ण बताए गए हैं। एक स्वर होते हैं और एक व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम स्वर वर्ण दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए। वर्णों को कितने भागों में बांट दिया हमने? दो भागों में, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले समझना है कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर का मतलब होता है स्वतंत्र ध्वनियां। स्वतंत्र ध्वनि का मतलब होता है कि वे ध्वनियां जो मुख विवर से स्वतंत्र रूप से उच्चरित होती है। वह ध्वनियां जो मुख विवर से स्वतंत्र रूप से उच्चरित होती है, ऐसी ध्वनियों को क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। या फिर ऐसे कह दो कि स्वर कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होते हैं। संस्कृत व्याकरण में भी कहा गया है कि स्वतंत्र स्वराः
स्वतंत्र स्वराः। स्वरों का एक और नाम है दोस्तों, संस्कृत के अंतर्गत इनको अच भी कहते हैं, अच स्वराः। संस्कृत में इनको क्या कहा जाता है? अच नाम से भी जाना जाता है। वे ध्वनियाँ जो मुख विवर से स्वतंत्र रूप से विचरित होती है, अर्थात जिनके उच्चारण में कोई बाधा या कोई रुकावट नहीं होती है, ऐसी ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। व्यंजनों को देखते हैं दोस्तों। व्यंजन इनसे थोड़े से हटकर है, अर्थात वे ध्वनियाँ जो मुख विवर से, वे ध्वनियाँ जो मुख विवर से स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं होती हैं, अपितु स्वरों की सहायता से उच्चरित होती है, ऐसी ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि व्यंजन स्वयं स्वतंत्र नहीं है, अपितु किसके अधीन है? स्वरों के अधीन माने जाते हैं या स्वरों के अधीन होते हैं। तो व्यंजन स्वतंत्र नहीं है। स्वर और व्यंजन में एक ही अंतर है कि स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं। किनकी सहायता से उच्चरित होते हैं? स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं। अलग बात है, क्योंकि स्वरों की क्या होती है? मात्रा होती है। क्या होती है? मात्रा होती है। हम आगे चर्चा करेंगे। स्वरों की क्या होती है? मात्रा होती है। और व्यंजन इन स्वरों की मात्रा को क्या करते हैं? धारण करते हैं। मात्रा को क्या करते हैं? मात्रा को धारण भी करते हैं। मात्रा को क्या करते हैं? धारण करते हैं। ठीक है। स्वर और व्यंजनों में अंतर है। यहाँ पर हम एक कोड नंबर से माध्यम से भी देख सकते हैं, क्योंकि स्वर को हम यहाँ पर पति का रूप दे देते हैं और व्यंजनों को किसका रूप देते हैं? पत्नी का। ठीक है दोस्तों, एक पति और एक पत्नी के माध्यम से मैं आपको इन दोनों के बीच में क्या क्या समानता है और क्या क्या विषमता है इस माध्यम से प्रकट करता हूँ। जिस प्रकार से एक पति अपने घर के प्रत्येक कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है, या घर से वो आने जाने में किसी भी क्रियाकलाप को करने के लिए क्या होता है? स्वतंत्र होता है। उसी प्रकार से इन स्वरों का उच्चारण भी कैसे होता है? स्वतंत्र रूप से होता है। इनके उच्चारण में कोई रोक टोक नहीं होती है। यहाँ पर देखिए, उसी क्रम में जैसे व्यंजन है, क्योंकि व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। जिस घर के अंदर जो पत्नी होती है, पत्नी प्रत्येक कार्य को करने के लिए वो स्वतंत्र नहीं होती हैं। घर से आने जाने में, अपने क्रियाकलाप करने के लिए वह स्वतंत्र नहीं होती है, अपितु उसको किसकी आवश्यकता है होती है? अपने पति की आवश्यकता होती है। वो कोई भी अगर कार्य करती है तो सहायता किससे लेनी पड़ती है? पति से सहायता लेनी पड़ती है। उसी प्रकार व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए किससे सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों से सहायता लेनी पड़ती है। जिस प्रकार से एक पत्नी अपने पति के नाम का सिंदूर धारण करती है, क्या धारण करती है? सिंदूर धारण करती है। उसी प्रकार से ये व्यंजन भी स्वरों की मात्राओं को क्या करते हैं? धारण करते हैं। जिस प्रकार से एक पत्नी अपने पति के नाम का सिंदूर सिर पर धारण करती है, उसी प्रकार से ये व्यंजन भी स्वरों की मात्रा या स्वरों के प्रतीक, या फिर ऐसे कहो कि मात्रा का मतलब होता है प्रतीक, प्रतिनिधित्व करने वाले। स्वरों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं उसी को क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है। तो स्वरों के प्रतिनिधित्व करने वाली मात्रा को क्या करते हैं? ये धारण करते हैं। कौन? व्यंजन।
तो व्यंजन का मतलब पत्नी और स्वर का मतलब पति। देखिए दोस्तों, एक कोड था, इसके माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि जो समानता है पति और पत्नी के बीच में है, वही समानता यहाँ पर स्वर और व्यंजन के बीच में है। आगे हम इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वरों की मात्रा होती है, जबकि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। व्यंजन स्वरों की मात्रा को क्या करते हैं? धारण करते हैं। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं दोस्तों। तो वर्ण दो प्रकार के बताए गए हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के बताए गए हैं। स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। तो स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है? 11 बताई है। व्यंजनों की संख्या 33 बताई गई है। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत जो मूल वर्ण है, मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44 है। मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44 बताई गई है। वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44। किसमें? हिंदी में। हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44 है। इसी क्रम में यदि कुल वर्णों की बात पूछ ली जाए, कुल वर्णों की जो संख्या है वह कितनी होती है? 52 है। कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है, 52 है। हम यहाँ पर 44 वर्णों का ही अध्ययन करेंगे, बाद में 52 वर्ण पढ़ेंगे हम। इनके अलावा भी 44 वर्णों के अलावा भी कुछ अतिरिक्त वर्ण हैं, जिनको जोड़ने के बाद में हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? 52 हो जाती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्वरों की संख्या कितनी है? 11, और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33, और 11 और 33 कितने होते हैं? 44 होते हैं। हम सर्वप्रथम 44 वर्णों को ही देखते हैं। स्वर, ये स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ होती है जिनके उच्चारण में अन्य ध्वनियों की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। तो इनकी संख्या कितनी है? 11 है। तो अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है दोस्तों, ये 11 ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? स्वर कहलाती है। क्योंकि ये कैसी होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। इनके उच्चारण में अन्य ध्वनियों की आवश्यकता नहीं होती हैं। ये मुख विवर से स्वतंत्र रूप से निर्बाध गति से बिना बाधा के उच्चारित होती हैं। इस कारण से इनको क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। इधर आ जाइए दोस्तों। व्यंजन, व्यंजनों की जब हम बात करते हैं तो व्यंजनों की संख्या 33 बताई गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई है? 33 बताई गई हैं। और इन 33 व्यंजनों को सामान्यतया 3 भागों में विभक्त किया गया है: स्पर्शी, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। तो इन 33 व्यंजनों को हम सर्वप्रथम 3 भागों में विभक्त करते हैं। तो पहला आता है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजनों को एक नाम और दिया गया है वर्गीय व्यंजन। इनको कौन से व्यंजन कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अब इनको वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। इन 25 स्पर्शी व्यंजनों को 5 वर्गों में विभक्त करने के कारण इनको वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ङ। व्यंजन सदैव हलंत होते हैं दोस्तों। इस ध्वनि के अंतर्गत अभी तक स्वर नहीं मिला है। अगर इसमें स्वर मिला दिया जाएगा तभी इसका उच्चारण हो पाएगा। शुद्ध व्यंजन में स्वर नहीं मिला रहता है। तो व्यंजन सदैव क्या होते हैं? हलंत होते हैं। व्यंजन सदैव हलंत होते हैं। व्यंजन सदैव कैसे होते हैं? हलंत होते हैं। हलंत के मतलब होता है आधा होते हैं। अगला आता है च, छ, ज,
झ ञ ट ठ ढ ढ ण त थ द ध न प फ भ भ और म। क से लेकर म तक के व्यंजनों को क्या कहा जाता है दोस्तों? स्पर्शी कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी हो गई है? 25 हो गई है। कितनी हो गई है? 25। तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 25 होती है। प्रश्न पूछ लिया जाए कि स्पर्शी व्यंजन होते तो आपका आंसर क्या होगा? 25 होते हैं। इन 25 वर्णों को, इन 25 व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है, क्योंकि इनका एक नाम और है वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको 5 वर्गों में क्या किया गया है? बांटा गया है। और इस वर्ग का नाम है क वर्ग, और इसका नाम है च वर्ग, और इसका नाम है ट वर्ग, और इसका नाम है त वर्ग, और इसका नाम है प वर्ग। देखिए दोस्तों, वर्गों की संख्या भी 5 है और प्रत्येक वर्ग में वर्ण भी कितने हैं? 5 है। तो इस प्रकार से स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। वर्ग कितने हैं? 5। वर्ण भी कितने हैं? 5। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। ये स्पर्शी व्यंजनों का 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। 25 हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद में आते हैं अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन। ठीक है दोस्तों, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अंतस्थ का मतलब होता है अंतः, अंतः का मतलब होता है भीतर या बीच में या मध्य में। स्तः का मतलब होता है रहने वाले, अर्थात वे वर्ण, वे व्यंजन जो वर्णमाला के बीच में स्थित है। ऐसे वर्णों को कौन से व्यंजन कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी है? 4। य, र, ल और व। य, र, ल, व। और अंत में आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है दोस्तों। ऊष्म व्यंजनों की जब हम बात करते हैं तो ऊष्म का मतलब होता है गर्म। ऊष्म का मतलब क्या होता है? गर्म। जब इन वर्णों को बोलते हैं तो मुख अवयवों से प्राणवायु और मुख अवयवों के बीच में क्या होता है? संघर्ष होता है। प्राणवायु और मुख अवयवों के बीच में क्या होता है? संघर्ष होता है। और संघर्ष के कारण वो प्राणवायु गर्म हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिन वर्णों के उच्चारण में या उच्चारण करते समय मुख विवर से गर्म वायु बाहर निकलती है, तो ऐसे वर्णों को हम क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन कहेंगे। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। श, श, स, स, ह। इस प्रकार से 33 व्यंजन हो गए। 25, 4, 29, 29, 4 कितने हो गए? 33। इन 33 व्यंजनों का ये वर्गीकरण है। इनको 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्शी, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण। ठीक है दोस्तों, ये 44 वर्णों का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया है। इनके अलावा भी कुछ विद्वान होते हैं, कुछ विद्वान हैं जो वर्णों को बढ़ा करके कितने कर देते हैं? 52 मानते हैं। हालांकि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 ही है, 52 ही मानी जाती है। तो 52 कैसे? इनके अलावा भी कुल वर्ण हैं, उनको जोड़ दिया जाता है इनके अंतर्गत। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं इनसे आगे। तो इनके अलावा भी है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। ये 4 कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्य और श्रा है। ठीक है, इनको जब इनके अंदर जोड़ दिया जाए तो कितने हो जाएंगे? 48 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 48। 44 बराबर कितने हो गए? 48। तो कहने का मतलब ये हो गया कि संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर सहित वर्णों की संख्या कितनी हो गई?
संयुक्त अक्षर सहित वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 48 हो गई, 48 हो गई। आगे चलते हैं। संयुक्त अक्षर स्वर कितने होते, व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं, ड और ड। यदि इन उत्क्षिप्त व्यंजनों को इन 48 वर्णों में जोड़ दिया जाए तो वर्णों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। प्लस 48 तो कितने हो गए? 50। कितने होते हैं ये? ड और ढ 2 होते हैं। ठीक है दोस्तों। इनके अलावा भी 2 वर्ण और हैं जिनका नाम है अयोगवाह। अयोगवाह, ध्यान से पढ़ना दोस्त, देखना दोस्तों। अयोग वाह। योग का मतलब होता है जुड़ना। योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। और अयोग का मतलब होता है जो जुड़ता नहीं है, अर्थात वे वर्ण जो न तो स्वरों के साथ में जोड़े गए हैं न ही व्यंजनों के साथ में जोड़े गए हैं, अर्थात न तो वह स्वर कहलाते हैं न ही व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं? अयोगवाह। और इनकी संख्या कितनी होती है? 2। यह है अंग और एक आह। इसको तो किस में बदल दिया? अनुस्वार में। और इसका प्रयोग किस रूप में करते हैं हम? विसर्ग के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? विसर्ग के रूप में करते हैं। तो अयोगवाह का मतलब ये हुआ कि वे वर्ण जो न तो स्वर होते हैं न ही व्यंजन होते हैं, न तो ये स्वर कहलाते हैं न ही व्यंजन कहलाते हैं, परंतु फिर भी इनका प्रयोग वर्णमाला के अंतर्गत किया जाता है, तो ऐसे वर्णों को हम कहते हैं अयोगवाह। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। एक चीज और दोस्तों, इन अयोगवाहों का जो आधार होता है, इन अयोगवाह वर्णों का जो आधार होता है, इनका आधार क्या माना जाता है? स्वर को ही माना जाता है। इनका जो आधार होता है वो क्या होता है? स्वर ही होता है। आधार का मतलब ये होता है इनका प्रयोग जब भी किया जाएगा तो स्वरों के साथ में ही किया जाएगा, न कि व्यंजनों के साथ। इनका प्रयोग स्वरों के साथ में ही किया जाता है, व्यंजनों के साथ में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कोई भी आप वर्ण ले लीजिए, किसी भी अक्षर को आप देखिए, जैसे कंस। अब कंस में ङ का अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, वो किस पे है? क के ऊपर। और क में क्या मिला हुआ है? अ। क्योंकि क का जब हम वर्ण विश्लेषण करते हैं तो क प्लस अ, और अ के ऊपर क्या लगेगा? और बाद में स प्लस अ। तो इस अनुस्वार का आधार क्या हुआ? स्वर। क्या हुआ? स्वर। इसी क्रम में विसर्ग को भी हम देखते हैं, क्योंकि विसर्ग का भी आधार क्या माना गया है? स्वर माना गया है। दुख, दुख। तो यहाँ पर द प्लस उ, और उ के साथ में क्या लगा? विसर्ग। और बाद में ख प्लस अ। तो इस विसर्ग का आधार क्या माना गया? उ, जो कि क्या है? स्वर। तो अयोग कहने का मतलब ये हुआ कि अयोगवाह वर्णों का जो आधार है वो किसे माना गया है? स्वरों को ही माना गया है। किसे माना गया है? स्वर को माना जाता है कि आधार स्वर ही होता है। किसका? अयोगवाह का। तो इस प्रकार से 50 में यदि 2 इनको जोड़ दिया जाए, 2 + 50 बराबर कितने हो गए? 52। 48 उत्क्षिप्त व्यंजनों को जुड़ते ही कितने हो गए? 48 + 2 बराबर 50। और 50 में इन 2 अयोगवाहों को जोड़ दिया जाए तो कितने हो जाते हैं? 52 हो जाते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। वर्ण किसे कहते हैं? कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। और वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती हैं और व्यंजनों की संख्या 33 होती है।
कुल मिलाकर के मूल वर्णों की संख्या 44 होती हैं और कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। एक बात और दोस्तों, और यहाँ पर देखिए जो स्वर हैं, इन स्वरों की क्या होती है? मात्रा होती है। क्या होती है? मात्रा होती है। स्वरों की क्या होती है? मात्रा होती है, और मात्रा स्वरों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसको व्यंजन क्या करते हैं? धारण करते हैं। तो यहाँ पर हम स्वरों की मात्रा के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि स्वरों की संख्या तो 11 होती है। कितनी होती है? 11। परंतु जब मात्रा की बात आती है तो मात्रा कितनी होती है? 10 ही होती है, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है? इसका भी कारण है, क्योंकि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। संस्कृत व्याकरण जो ग्रंथ है वह अष्टाध्यायी है। पाणिनि ने माहेश्वरी सूत्रों का निर्माण किया, तो वहाँ पर एक सूत्र लिखा उनके द्वारा कि हकार आदिषु अकार उच्चारणार्थम। हकार आदिषु अकार उच्चारणार्थम कहने का मतलब ये है कि ह आदि व्यंजनों में, पाणिनि जी कहते हैं कि ह आदि व्यंजनों में जो अस्वर मिला हुआ है उसका प्रयोजन कोई अन्य नहीं है, केवल उसका प्रयोजन क्या है? उच्चारण मात्र है। उच्चारण मात्र क्यों माना? कि यदि व्यंजन में स्वर नहीं मिलेगा तो व्यंजन का उच्चारण नहीं होगा, क्योंकि व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। इस कारण से व्यंजनों में मिलने वाला जो स्वर है, व्यंजनों में मिलने वाला जो स्वर है, कौन सा स्वर? अस्वर है। उस अस्वर की कोई मात्रा, कोई चिन्ह नहीं होगा। वह स्थित तो रहेगा परंतु दिखाई नहीं देगा। दृश्य रूप से मात्राओं की जो संख्या होती है वह 10 ही होती है, जबकि अदृश्य रूप से मात्राओं की संख्या का जब प्रश्न पूछा जाता है तो मात्राएं 11 ही होती है। अस्वर विद्यमान तो हैं, परंतु उसकी मात्रा, उसका चिन्ह आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे क में हमने क्या मिला दिया? अब क में कोई मात्रा दिखाई दे रही है क्या? नहीं दे रही है ना। क वर्ण में आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। उसका कोई प्रतीक या चिन्ह नहीं है, परंतु इसकी जगह पर यदि आ होता तो आ की तो आपको मात्रा दिखाई देती, परंतु अ की कोई मात्रा दिखाई नहीं देती है। तो कहने का मतलब यह है कि दृश्य रूप से मात्राओं की संख्या 10 होती है, जबकि अदृश्य रूप से मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 11 होती हैं। व्यंजनों में मिलने वाला स्वर सदैव व्यंजनों में समाहित रहता है, जो कि किसका काम करता है? व्यंजनों के उच्चारण में सहयोग या सहायता प्रदान करता है। आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, उ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्वरों की संख्या 11 होती है दोस्तों, और मात्राओं की संख्या कितनी होती हैं? 10 होती हैं। प्रश्न कैसे पूछा जाता है? प्रश्न के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो प्रश्न अनेक प्रकार से पूछे जा सकते हैं। नहीं है, नेगेटिव भी प्रश्न पूछ ले जाते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक अनेक प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि सुमेलित करे वो प्रश्न भी पूछ ले जाते हैं। आपकी कुछ प्रश्न में यहाँ पर आपके दे रहा हूँ, उनको आप ध्यान से देखिए दोस्तों। कुछ बातें हैं जो आपको अवश्य रूप से ही ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि ये वर्ण विचार से संबंधित है। देखिए, यदि प्रश्न पूछा जाए कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। दूसरा, लिखित भाषा की
सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है? वर्ण को। वर्ण, क्योंकि वर्ण से पहले क्या निकलती है? ध्वनि। ध्वनि को ही तो लिपिबद्ध किया जाता है। यदि ध्वनि को किसी चिन्ह के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाए तो वह चिन्ह ही किस नाम से माना जाता है? वर्ण के नाम से माना जाता है। तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। परंतु प्रश्न ऐसा न पूछ करके इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, ध्यान से देखिए दोस्तों प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो इस कंडीशन में आप क्या लगाओगे? ध्वनि लगाओगे कि वर्ण लगाओगे? इस कंडीशन में आपका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा वर्ण। वर्ण क्यों रहेगा? क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को ही क्यों माना, ध्वनि को क्यों नहीं माना? क्योंकि व्याकरण की जो भाषा की जो इकाई होती है, भाषा की जो इकाइयां होती हैं वह 3 इकाइयां होती हैं। कितनी इकाइयां होती हैं? 3। वर्ण, शब्द और वाक्य। यहाँ पर ध्वनि को स्थान नहीं दिया गया है क्योंकि भाषा का एक ही रूप नहीं होता है, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित, क्योंकि मौखिक रूप का तो केवल हम उच्चारण ही कर सकते हैं, परंतु लिखित रूप को हम लिख भी सकते हैं और उच्चारण भी या बोल भी सकते हैं। इस कारण से भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे माना गया है? वर्ण को माना गया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे माना गया है? वर्ण को माना गया है। आगे चलते हैं। अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाए, जब वर्ण ही ऑप्शन में नहीं हो, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जब वर्ण ही अगर ऑप्शन में नहीं हो तो वर्ण के अभाव में फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई हम किसे मानेंगे? ध्वनि को मानेंगे। वर्ण के अभाव में भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे मानेंगे? देखिए यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ऑप्शन नंबर 1 शब्द, वाक्य, ध्वनि, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, तो इस कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा? वर्ण होगा। क्या होगा? वर्ण, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे माना गया है? वर्ण। ठीक है दोस्तों, अगर स्थिति ऐसी बन जाए, इस कंडीशन में ऑप्शन में यदि वर्ण ही नहीं दिया हुआ और उसकी जगह पे क्या दे दिया? ध्वनि दे दी, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई फिर किसको मानना पड़ेगा? ध्वनि को मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि ये भी तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसको भी तो भाषा की सबसे छोटी इकाई माना गया है। ये चाहे मौखिक भाषा की हो या लिखित भाषा की हो, यहाँ पर मौखिक लिखित का तो कोई नाम ही नहीं है। भाषा की तो ये इकाई ये भी है और वर्ण भी है, परंतु दोनों में से प्राथमिकता किसको देंगे? अगर दोनों ऑप्शन में है तो वर्ण को, जब वर्ण ऑप्शन में नहीं है तो फिर किसको देंगे? ध्वनि को देंगे। समझ में आया होगा दोस्तों कि जो मैंने बताया वो आपको जरूरी समझ में आया होगा। इस कंडीशन में आपको केवल ध्वनि को ही क्या लगाना है? आंसर सही लगाना है। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं। अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे माना गया है?
ध्वनि को गलत, वर्ण को नहीं, तो किसे माना जाएगा? शब्द को, शब्द को, क्योंकि शब्द सार्थक होता है। शब्द क्या होता है? सार्थक होता है, उस शब्द का अर्थ जरूर निकलता है। तो अर्थ प्रकट करने में सबसे छोटी इकाई किसे माना गया है? शब्द को। कोई भी अर्थ देगा तो क्या देगा? शब्द देगा। वर्ण से शब्द का अर्थ नहीं निकलता है, ध्वनि से शब्द का अर्थ नहीं निकलता है। वर्ण में अर्थ को प्रकट करने की क्षमता नहीं है, शब्द में अर्थ को प्रकट करने की क्षमता है। इस कारण से अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे माना गया है? शब्द को माना गया है दोस्तों। किसे माना गया है? शब्द को माना गया है। पांचवा, अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाइयां होती हैं? अर्थ के आधार पर भाषा की इकाइयां, अर्थ के आधार पर भाषा की इकाइयां कितनी होती हैं? 2 होती हैं। और 2 कौन कौन सी होती हैं? एक तो होता है शब्द और एक होता है वाक्य। शब्द भी अर्थ प्रकट करता है और वाक्य भी अर्थ प्रकट करता है। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे माना गया है? शब्द को। तो वाक्य को बड़ी इकाई माना जाएगा। क्या माना जाएगा? बड़ी इकाई माना जाएगा। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई किसे माना जाएगा? वाक्य को। क्योंकि वाक्य सुनने के बाद में ही श्रोता को संपूर्ण अर्थ का बोध होता है। यह पाठक जब तक पूरा वाक्य नहीं पढ़ेगा तब तक वह संपूर्ण अर्थ को या सार्थक अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो अर्थ प्रकट करने की क्षमता किसमें है? शब्द और वाक्य में। तो शब्द को अर्थ ग्रहण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई माना गया है और वाक्य बड़ी इकाई के रूप में माना गया है। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे माना गया है? वाक्य को माना गया है। ठीक है दोस्तों। भावार्थ, भाव अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे माना गया है? वाक्य। ये अर्थ के आधार पर, ये भावार्थ के आधार पर है। अर्थ भावार्थ दोनों में अंतर है दोस्तों। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई किसे माना गया है? वाक्य को। और भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे माना गया है? वाक्य को। अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाइयाँ होती हैं? 2 इकाइयाँ, शब्द और वाक्य। ठीक है दोस्तों। प्रश्न कैसा भी पूछा जाए आंसर आपको देना है। प्रश्न पूछ लिया जाए कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो